हाय एस्पिरेंट्स। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे रीजनिंग एनालॉजी। ओके, तो सबसे पहले तो एनालॉजी होता क्या है। एनालॉजी मतलब कि सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी समानता। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको मैक्सिमम 30 से 40 सेकेंड स्पेंड करना है। क्वेश्चन में कुछ पैटर्न होता है वो पता करना है और उसके हिसाब से आपको आंसर लाना रहता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे तीन मेजर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। या तो अल्फाबेटिकल होगा, या तो न्यूमेरिकल होगा, या फिर नॉलेज बेस्ड होगा। अगर अल्फाबेटिकल हुआ तो ये उसका ट्रिक है। ठीक है, मतलब कि 5 कॉलम्स में आप लिख लो जितने अल्फाबेट्स हैं। आप उसको 5 कॉलम्स में फटाफट लिख लो। जब भी आपको इस तरह का अल्फाबेटिकल क्वेश्चन मिलता है, सबसे पहला काम यही करना है, 5 कॉलम्स में अल्फाबेट्स लिख लेना है, जैसे कि ABCDE। ठीक है, फिर FGHIJ। तो इस तरह से जब एक के नीचे एक लिखते हैं और इस तरह के कॉलम्स में अलग तरह से अलग अलग लिखते हैं, तो हमको नंबर देखना भी आसान हो जाता है, क्योंकि ये हमको पता है कि 5 का टेबल चल रहा है ना। E अगर 5th पोजीशन पे है तो G क्या होगा, 7th पोजीशन पे होगा। J 10th पोजीशन पे है तो M आपका 13th पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो इस तरह से अल्फाबेट्स का नंबर भी दिख जाता है और अल्फाबेट्स का पोजीशन भी दिख जाता है। ठीक है, तो ये सबसे मेन ट्रिक रहेगा क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। अब एक सैम्पल क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, ये पेन और पेपर निकाल के रखना है और उससे एक साथ में करो। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि EBUZ फर्स्ट पार्ट से अगर सेकेंड पार्ट मिल रहा है, EBUZ से BERC मिल रहा है, तो कौन से एक्सप्रेशन से हमको ARGO मिलेगा। ठीक है, ओके। तो इसमें हमको क्या करना रहता है, सबसे पहले हमको सिमिलैरिटी पता करना रहता है कि EBUZ से BERC का पैटर्न क्या है। जो पैटर्न होगा EBUZ से BRC निकलने का, वही पैटर्न से हमको ARGO मिलेगा। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा उसका। ओके, तो सबसे पहले पैटर्न पता करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपना टेबल बना लिया। ठीक है, आप पॉज करके अपना टेबल बना सकते हो। फिर आपको क्या करना रहेगा, ये यहाँ पे आप डिफरेंट चीजें देख सकते हो, बट यहाँ पे क्या है, ये देख के मुझे लगा कि ये कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है ना। तो यहाँ पे देख के क्या पता चल रहा है कि नंबर से हमको हेल्प हो जाएगा, है ना। अधिकतर क्वेश्चंस में नंबर से हेल्प हो जाती है, क्योंकि पोजीशन आपका नंबर ही रहता है, राइट। तो ई जो है वो 5th पोजीशन पे है ना। देखो, ई 5th पोजीशन पे है, बी 2nd पोजीशन पे है। ठीक है, अब ई और बी का हो गया, यू 21st पोजीशन पे है। देखो, टी, क्योंकि टी 20th पोजीशन पे था, इसलिए मैंने कहा था ऐसे टेबल बनाने के लिए, है ना। तो 5 का टेबल चल रहा है, अगर टी 20 पोजीशन पे है तो यू 21st पोजीशन पे है। वैसे ही आर 18th पोजीशन पे है, जेड 26th पोजीशन पे है और सी 3rd पोजीशन पे है। ठीक है, तो इससे हमको नंबर देख के ही हमको पता चल गया कि पैटर्न क्या है। ई से बी आने के लिए -3 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है अगले वाले में, है ना। 2 to 5 +3, फिर 21 to 18 -3 और 26 to 3 +3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 26 के बाद जब 3 पे जाना होगा तो वापस से हम इसको एक सर्कुलर पैटर्न में हम मान लेंगे। ठीक है, तो अगर ये Z तुम्हारा 26 पोजीशन पे है, तो फिर से C तक जाने के लिए हम 3 और पोजीशंस आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो इसी पैटर्न के हिसाब से देखो क्या चल रहा है, -3 +3 -3 +3, ये पैटर्न चल रहा है। ओके, तो अब हमारा सेम पैटर्न से हमारा आर्गो आया है ना, ARGO आया है। तो किसको -3 करने पे हमारा A आएगा। ठीक है, किसको -3 करने पे आएगा, ये देखने के लिए हम टेबल में देखेंगे। ये देखो, अब किस चीज को 3 पीछे जाने से A आ रहा है, ये जानने के लिए हम 3 आगे जाएंगे। ठीक है,
तो D से हमारा आ रहा है A, ओके। फिर R+3 करने पे आ रहा है ना। किसी चीज में 3 स्टेप आगे जाने से R आ रहा है, तो उसके पहले वाले को जानने के लिए हम पीछे जाएंगे, ठीक है। तो ये R अगर है तो Q, फिर P, फिर O, पीछे जाने पे हमारा आया O, राइट। तो यहाँ पे हमारा है D से A आया था, D को -3 करने पे A आया था, O को +3 करने पे R आया था, ओके। यही चीज मतलब 30 सेकेंड के अंदर करना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगा, ओके। अब कौन सी चीज को -3 करके G आ रहा है, ठीक है, कौन सी चीज से 3 पीछे जाके G आ रहा है, तो वो जानने के लिए हम 3 आगे जाएंगे, H, I और J, राइट। इसको आप ये करने इसको आप दूसरे तरीके से अगर करना चाहते हो तो सिंपली नंबर लिख लो। A1 है, राइट। तो क्या -3 करने पे 1 आता है, 4 -3 करने पे 1 आता है ना, D4 था, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया, तो जो आपको प्रेफरेबल लगे आप उस तरीके से कर लो, है ना। R क्या है, R है 18, राइट। तो 18 में 18 क्या +3 करने पे आता है, 18 15 को +3 करने पे आता है, 15 पे है O, ओके। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, 2 तरीके हैं, जिसमें ज्यादा कंफर्ट हो वो उससे कर सकते हो, ओके। G से क्या -3 करने पे G आ रहा है, ओके। तो देख के पता चल गया होगा, ओके, ये J था, और क्या +3 करने पे O आ रहा है, ये हो गया L, राइट। तो टेबल बनाने का यही फायदा है। ऑप्शन कौन सा वाला आ गया, ऑप्शन आपका है फर्स्ट वाला सही है, ओके। अगला क्वेश्चन, ABD और EGH, ये जो ABD से EGH आ रहा है, ये इनमें से कौन से ऑप्शन से सिमिलर है, ओके। तो फिर से हम क्या करेंगे, टेबल अपना बना लिए, ओके। अब एग्जाम में क्या होता है, बार बार टेबल नहीं बनाना होता है, ठीक है। सेम टेबल में आप बार बार सॉल्व कर सकते हो, सेम टेबल को यूज करके। आपको बार बार हर क्वेश्चन के लिए टेबल बनाने जाओगे तो बहुत टाइम चले जाएगा, तो ऐसे स्पेस दे के बनाना कि ज्यादा हौच पौच ना हो और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ सेम टेबल से। तो A, B और D, तो इसमें क्या हो रहा है, 1 से 2 जा रहा है, फिर 2 से सीधा 4 जा रहा है, ओके। तो सिंगल जंप डबल जंप, फिर सिंगल जंप, उसके बाद फिर से डबल जंप है, क्योंकि F छोड़ के फिर सिंगल जंप, है ना। सिंगल जंप, डबल जंप, सिंगल जंप, डबल जंप, ये है पैटर्न। अब IJL में देख लेते हैं, IJL में सिंगल जंप, फिर डबल जंप, है ना, K छोड़ के L आ रहा है, फिर सिंगल जंप है L और M, है ना, समझ में आ रहा है। और फिर M के बाद N छोड़ के O और P, तो ये आपका पैटर्न क्या है, सेम हो गया, ओके। तो यहाँ पे जब हमको पहले ही ऑप्शन में आंसर मिल गया, हमको बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ओके। अगला क्वेश्चन, अगर ये समझ में ना आया हो तो पॉज करके खुद से एक बार देख लो टेबल, या फिर इसी पार्ट को रिपीट करके देख लो, ओके। DA से Q आ रहा है, तो CB से क्या आएगा, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए भी सही, इसके लिए भी क्या हो रहा है, हम नंबर एक बार देख ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पास पास के नहीं थे, यहाँ पे D और A बहुत ही दूर में है, Q बहुत दूर में है, तो हम ये देख रहे हैं, नंबर से पैटर्न पता कर रहे हैं। तो D4 होता है, A1 होता है, राइट। D का पोजीशन 4 है, A का पोजीशन 1 है, Q का पोजीशन 17 है ना। टेबल में देखो, फटाफट पता चल जाएगा। अब 17 कैसे आता है, 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, या फिर 4 स्क्वायर प्लस 1,
तो हमको ये ऑप्शंस के हिसाब से चेक करना होगा कि सेकंड वाले का स्क्वायर करना है कि नहीं। अब सी आपका 3 पे है, बी सेकंड पे है। 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर क्या होता है? 3 स्क्वायर होता है 9, 2 स्क्वायर होता है 4, ऐड करने पे आया 13। 13 पे m है, ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या था, m n o और p, राइट। तो क्योंकि हमारा आंसर आ गया है, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये कुछ ही सेकंड में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस होते हैं अधिकतर टाइम। अगर कोई क्वेश्चन समझने में या पैटर्न पता करने में 20 या 25 सेकंड से ऊपर लग रहा है, उस क्वेश्चन को उसी वक्त छोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम में इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस किए, इस चीज से फर्क पड़ता है कि आपने कितने ज्यादा क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो आंसर था एम। अब टाइप 2 हो गया नॉलेज बेस्ड। तो एनालॉजी में जो अल्फाबेट वाला था प्रीवियस टाइप का, इसको आप प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सकते हो, बट नॉलेज बेस्ड में आपका प्रैक्टिस कोई हेल्प नहीं करेगा, आपको ज्यादा रीड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा इस तरह का नॉलेज नहीं आता है जो आपको बहुत ज्यादा ढूंढना पड़े। बेसिक जो स्कूल के बच्चों को पता होता है उतना भी आपको पता रहे तो भी आपका हो जाएगा काम, ठीक है। तो सोल्जर, सोल्जर से सिमिलर वर्ड रेजिमेंट है, तो हॉर्स से सिमिलर वर्ड क्या होगा? तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ग्रुप्स का जो नाम होता है वो बता रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड रेजिमेंट। तो ग्रुप ऑफ हॉर्सेस को हम हर्ड कहते हैं, राइट। तो इस वजह से ये हमारा आंसर हर्ड हो गया। अगला है बर्ड्स। बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो प्लांट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? आंसर है बॉटनी। बांग्लादेश और ढाका, यहाँ पे कैपिटल सिटी के बारे में पता कर रहे हैं। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, तो जर्मनी का कैपिटल हुआ बर्लिन, ओके। प्रेडिक्ट और फोरकास्ट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स पता कर रहे हैं, राइट। तो प्रेडिक्ट का सिनोनिम होता है फोरकास्ट। प्रेडिक्ट करना मतलब पहले से बताना, पहले से गेस करना या पहले से कुछ कंफर्म होके बताना। और फोरकास्ट में भी यही होता है कि हम पहले से कुछ बता रहे होते हैं, राइट। पोस्टपोन से सिमिलर वर्ड इस तरह से हो जाता है अर्जन, राइट। इसमें दोनों में हम कोई चीज को आगे की तरफ ढकेल रहे हैं, कोई भी इवेंट को हम आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, okay? अब टाइप 3 ये होता है नंबर बेस्ड, ठीक है। तो इसमें या तो सिंपली सॉल्व करना होगा, या तो पैटर्न बहुत जल्दी पता चल जाएगा, या फिर पैटर्न पता चलने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस से ये वाला भी जो सेक्शन है, टाइप 1 अल्फाबेट बेस्ड और टाइप 3 नंबर बेस्ड, ये दोनों ही प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने पे ये वाला सेक्शन भी जो है बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है। तो नंबर बेस्ड में हमारा जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वही मेन रहता है, ओके। बस यही देखना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर पावर, इतना ही रहेगा जिसके बेसिस पे होगा सॉल्व। अब पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है 653 से 875 आ रहा है, ठीक है। तो 462 से क्या आएगा? तो इसमें पॉसिबिलिटीज ये होती हैं कि या तो डिजिट्स के आपस में कुछ सॉल्व करने से कुछ सोल्यूशन आ रहा है, या फिर कुछ बहुत ही सिंपल सा हो सकता है यहाँ पे। तो जैसा कि अगर मैं 653 के नीचे 875 लिखती हूँ, तो यहाँ पे बहुत ही इजीली आपको पता चल जाएगा ये पैटर्न क्या है। इंडिविजुअल डिजिट्स में 2 ऐड करके ये पैटर्न लाया जा रहा है। 6 + 2 8 होता है, 5 + 2 7 होता है और 3 + 2 5 होता है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द इजियर क्वेश्चन, ओके। तो 462 से क्या आएगा सोल्यूशन? 462 से आएगा 4 + 2 6, 6 + 2 8 और 8 + 2 4, है ना। आंसर हो गया 684। अब इस तरह के क्वेश्चंस में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 27
256 और 3125। तो जिसका मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, अब और ये और चीज, एक तो मैथ्स थोड़ा यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस के लिए स्ट्रांग होना चाहिए, और दूसरा ये कि यहाँ पे ये पैटर्न एक नोटिस करो कि क्या हो रहा है, जंप बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े जंप्स हैं। तो इस तरह के जो जंप्स होते हैं वो मल्टीप्लीकेशन से आते हैं, राइट। तो यहाँ पे या तो कुछ मल्टीप्लाई होके कुछ आ रहा है, या फिर पावर की वजह से कुछ आ रहा है। अब जो जो स्क्वायर्स और क्यूब्स वगैरह थोड़ा सा आता होगा तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि 27 इज 3 क्यूब, राइट। 256 कैसे आता है? ये 16 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 की पावर 4। और 3125, अब ये 3 क्यूब है, ये 4 की पावर 4 है। तो अगर आप चेक करोगे तो ये पता चल, ये ऑब्वियसली थोड़ा सा यहाँ पे इंट्यूशन भी इस्तेमाल हो रहा है। 3125 क्या होगा? 5 की पावर 5। अगर सोल्यूशन एकदम सही चाहिए तो एक बार सॉल्व करके चेक कर लो, है ना। 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625, और 625 इंटू 5 3125। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ये एग्जाम में सक्सीड करने के लिए मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, अब यही पैटर्न हम चेक करते हैं, इस तरह का पैटर्न 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, इस तरह का पैटर्न कहीं रिपीट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 16। 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। 125, 125 फैक्टराइज करने पे क्या आएगा? 5 इंटू 75 होता है, राइट। एक सेकेंड, 125 कैसे आएगा? सॉरी, 5 इंटू 25 है ये, है ना। तो 5 क्यूब हो रहा है ना। 5 इंटू 75 नहीं था, 5 इंटू 25 था। 125 5 क्यूब है। अगर ये 729 6 की पावर 4 हुआ तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, लेकिन थोड़ा सा और, जैसे हम क्लास में जब करेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जब भी 6 से 6 मल्टीप्लाई होता है, ओके, तो हमेशा यूनिट डिजिट में 6 ही रहता है। दिस इज वन ऑफ द ट्रिक्स जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, जो आपका टाइम बहुत बचाता है ना। तो 6 स्क्वायर होता है 6 इंटू 6, 36, ठीक है। 36 इंटू 6 में भी यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। तो 6 या ये 729 6 के टेबल में कहीं भी, मतलब सॉरी 6 के पावर में नहीं आ सकता, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 6 नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। 8 इज 2 क्यूब, 81 इज 9 स्क्वायर, मतलब 3 की पावर 4। 1024, 1024 इज 1024 को एक बार चेक करो, ये आई थिंक 2 की पावर 10 पे आता है ना। तो ये 4 की पावर 1024, थोड़ा सा जो कंप्यूटर्स वगैरह करते हैं ना उनको पता रहेगा। 1024 2 की पावर 10 होता है, राइट। तो अगर 2 की पावर 10 है मतलब 4 की पावर 5 ठीक है। तो इस हिसाब से, क्योंकि सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 4 की पावर 5, एक ये हमारा प्रॉपर पैटर्न पता चल रहा है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे आंसर सेकेंड ऑप्शन होगा। ओके, अब यहाँ पे इंटिमिडेट होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लास में आओगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीजें हो जाएगी। ऐसे क्लास में भी नहीं अगर आते हो, सेल्फ स्टडी भी करते हो, तो रेगुलर प्रैक्टिस से ये चीज बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। शुरुआत है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, अब अगला
इसमें क्या हो रहा है, 18 से 326 आ रहा है, ओके। तो 21 से क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो अगेन यहाँ पे जंप थोड़ा बड़ा है, तो या तो आपस में डिजिट्स को ऐड करके कुछ पावर आ रहा होगा, या फिर 18 को ही कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ इसके आसपास का नंबर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहला जो यूजुअली लोग करते हैं गेस, उसमें क्या करते हैं लोग, स्क्वायर करके देखते हैं। तो जब हम 18 स्क्वायर करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 18 इंटू 18 करके देख लो पॉज करके, आंसर आएगा 18 स्क्वायर 324। और इस वजह से भी अभी तक हमने जितना देखा है उसमें क्लियर हो गया होगा कि नंबर्स के स्क्वायर याद होना और एटलीस्ट 20 तक टेबल याद होना थोड़ा सा मैंडेटरी होता है अगर जल्दी सॉल्व करना है क्वेश्चंस, ज्यादा मार्क्स चाहिए तो मेक इट अ पॉइंट कि स्क्वायर्स एटलीस्ट 25 तक स्क्वायर्स और 20 तक का टेबल जो भी है आप याद कर लो, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 18 स्क्वायर से 324 आ रहा है, 324 में +2 करने से 326 आ जाएगा। सेम पैटर्न रिपीट करके देखते हैं आंसर है कि नहीं सेम यहाँ पे इस पैटर्न के हिसाब से। तो 21 का जब हम स्क्वायर करते हैं आता है 441 और इसमें 2 ऐड करेंगे तो आ गया 443, ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब इतने से इतना तो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से कि एनालॉजी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा मैथ्स भी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और अल्फाबेट्स के लिए अपना उस जो टेबल है उस पे पकड़ बना लो, जो हम 5 कॉलम्स में अल्फाबेट्स लिख के डालते हैं, ओके। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।